अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ट्यूशन टाइम। सब्जेक्ट है हमारा आज का सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी में हमने मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स को समझा। तो आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, कि हमने डाटा किस तरीके से कलेक्ट करना है। अच्छा, मैं स्टार्ट में आपको बता देती हूँ कि ये टॉपिक काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको साथ साथ हर टेक्निक समझ आए और आप साथ साथ समझ भी सकें उसको, इसके लिए मैं इनको पार्ट्स में अपलोड करूँगी वीडियोस के। हो सकता है 3 लेक्चर में टॉपिक कवर हो, और अगर ज़्यादा लेंथी मुझे और लगा तो मैं फिर इसको 4 लेक्चर्स में कवर कर लूँगी, क्योंकि टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से क्वेश्चन आ भी जाता है और ये है भी थोड़ा आप कह सकते हैं कि समझने वाला टॉपिक है। तो मैं चाहती हूँ आपको अच्छे से समझ आ सके और मैं डिटेल में आपको इसकी हर टेक्निक को समझा सकूँ। तो इसलिए आपको ये टॉपिक जो है मेरे साथ साथ कवर करना है, हर वीडियो को अच्छे से समझना है, देन आपने नेक्स्ट वीडियो पे मूव करना है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली बात है प्राइमरी सोर्सेज। हमने डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, अपनी रिसर्च के लिए। तो पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी सोर्स क्या है। यानी प्राइमरी सोर्स का मतलब है कि आपने कौन सा मेथड कलेक्ट करना है, सैंपल को कैसे कलेक्ट करना है। अगर आप खुद जाके कर रहे हैं कलेक्ट, तो ये क्या है आपका, अगर एज अ रिसर्चर आप खुद जाते हैं अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो ये क्या है, आप प्राइमरी सोर्स यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी की ऑलरेडी यूज़ मतलब जो उन्होंने रिसर्च बनाई हुई है उसी रिसर्च को यूज़ कर रहे हो, या आपने कोई गवर्नमेंट ने कोई सेंसस करवाया हुआ है वहाँ से आप कोई डाटा ले रहे हो, तो ये आप क्या कर रहे हो, आप सेकेंडरी सोर्सेज यूज़ कर रहे हो। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस ये है कि अगर रिसर्चर खुद जाके अपनी रिसर्च करता है, अपने बलबूते पर डाटा कलेक्ट करता है, तो वो प्राइमरी सोर्स यूज़ करे। अगर वो किसी और का बनाया हुआ डाटा इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई बुक से यूज़ कर रहा है, तो क्या है, ये सेकेंडरी सोर्स है। यानी जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये नोट्स जो हैं ऑब्वियसली मैंने किसी न किसी बुक से लिए हैं। मोस्टली जो मैं नोट्स लेती हूँ वो हरलम्बस या रिट्ज़ो या इग्नू की बुक से लिए जा रहे होते हैं। तो ये क्या है आपके, मैं एक सेकेंडरी सोर्स यूज़ कर रही हूँ आपको बताने के लिए, आपको टॉपिक को समझाने के लिए, या वहाँ से आपके लिए नोट्स निकालने के लिए। तो ये क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स में। अच्छा, अब प्राइमरी सोर्सेज, हाउ टू चूज़ अ प्राइमरी रिसर्च मेथड। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने किस तरीके से जो प्राइमरी रिसर्च करनी है उसके मेथड को चूज़ करना है। तो पहला इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम प्राइमरी रिसर्च मेथड को चूज़ करते हैं। पहला ये कि जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो आपकी टाइप ऑफ मेथड को स्पेसिफाई करती है। यानी आप जो रिसर्च करना चाह रहे हो उसकी फंडिंग जो जहाँ से आ रही है, वो आपसे, वो बॉडीज़ एंटिटीज़ आपसे क्या चाहती हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो फंडिंग बॉडीज़ होती हैं वो क्वांटिटेटिव मेथड्स को प्रेफर करती हैं। मिसाल के तौर पर आपको गवर्नमेंट कहती है कि आप जाके रिसर्च करके आओ कि पाकिस्तान में पंजाब के सेक्टर में या सूबा पंजाब में कितनी गुर्बत है। ठीक है, तो आप कहते हो कि बहुत ज़्यादा गुर्बत है। ठीक है, तो वो आप क्या बता रहे हो, ये चीज़ क्वालिटेटिव में क्वालिटी बता रहे हो ना कि बहुत ज़्यादा, लेकिन ये समझ तो नहीं आने कि कितनी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कहते हो कि भाई 40% NWFP से ज़्यादा है, तो आपने एक अमाउंट बता दी, एक डिजिट दे दिए कि 40%, तो ये क्वांटिटेटिव है। तो मोस्टली जो फंडिंग बॉडीज़ होते हैं वो आपसे क्वांटिटेटिव मेथड्स का डिमांड करते हैं। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ऑफ टॉपिक। ठीक है, आप जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हो उसकी कोई प्रैक्टिकल कंसिडरेशन होनी चाहिए। ठीक है, आपका उसी से आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन सा मेथड चूज़ करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी आप कैसे क्लास है उसको स्टडी करना चाह रहे हो, क्लास बिहेवियर, अपर क्लास के किसी बिहेवियर को समझना चाह रहे हो लोअर क्लास के, तो उसमें क्या है, ऑब्वियसली आपको क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप वोटिंग पैटर्न आपको चाहिए तो आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स चाहिए। तो मोस्टली जो आपकी टॉपिक होता है उसी की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ही आपको बता देती है कि आपने क्वालिटी की तरफ जाना है या क्वांटिटी की तरफ जाना है। प्राइमरी रिसोर्सेज जो हैं आपके, वो रिलायबिलिटी में होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को हम आगे काफ़ी डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ लें कि आपके जो सोर्स होनी चाहिए वो रिलायबल होनी चाहिए, और वो आगे आप जो रिजल्ट जनरलाइज करोगे उस पर वैलिडेट भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास
प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जहाँ से, वो प्रैक्टिकली हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इस बात को हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि अगर आपने किसी एक जगह में जाके ये लोगों से पता करना है कि महंगाई का आवाम पे क्या असर है, तो इज़ इट पॉसिबल कि आप पूरे पाकिस्तान में ख़ुद जाएं और हर एक बंदे से ही जाके पूछें तो ही आपकी रिसर्च कंप्लीट होगी? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप कोई जिन तो नहीं हो, ठीक है, आप एक रिपोर्टर ही हो। तो आप क्या करोगे, आप एक मखसूस इलाका चूज़ करोगे और वहाँ भी कुछ मखसूस लोगों से पूछ के अपना एक जनरलाइज कर दोगे रिजल्ट। तो क्या हो, आपका जो रिसर्च का तरीका हो वो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो और आपकी लेस पर्सनल कमिटमेंट्स आएँ उसमें। मिसाल के तौर पर आपने अगर कोई काम करवाना है तो आपकी जगह आप किसी और की हेल्प भी ले सकते हो, किसी और बंदे को भी भेज सकते हो कि जाके ये मेरे पास इंफॉर्मेशन ले आओ। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप ही इन्वॉल्व हो। तो क्या है कि आपका जो रिसर्च मेथड होना चाहिए उसमें प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड आप बहुत सुनेंगे रिसर्च मेथड के बारे में कि एथिक्स को कंसर्न बहुत ज़रूरी है एज अ रिसर्चर। कि अगर आप कोई टॉपिक चूज़ करते हो जिसमें आपने किसी को ऑब्जर्व करना है तो इन्फॉर्म कॉन्सेंट होना चाहिए। आपने अगले को बताना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो और वो इस चीज़ को माइंड कर लें, तो आपने बता के करना है। और अगर आप किसी से इंटरव्यू लेते हो, कोई डाटा लेते हो, तो आपका उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी पॉसिबल होनी चाहिए, उनका पर्सनल डाटा लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक इसका ड्रॉबैक भी हम कह देते हैं कि थोड़ा सा हो जाता है कि अब जब आपके लोगों को बताओ कि हम आपको नोट कर रहे हैं, तो फिर वो नेचुरल उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते। वो उनको पता लग जाता है कि हमें कोई नोट करे, तो वो चीज़ नेचुरल नहीं रहती है। फिर ये एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है इसका। बट एथिक्स रिसर्चर एज ए रिसर्चर आपको सामने रखने हैं बिना पूछे। आपने किसी के घर में बंदे कहते हैं कि तांका झांकी नहीं करनी और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो आपने सेव रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन में प्राइमरी सोर्सेज का। अब बात करते हैं सैम्पल की। सैम्पल का क्वेश्चन आ भी जाता है पेपर में, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बस आपने साथ साथ समझते रहना है चीज़ों को एंड देन नोट्स बना के बार बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको चीज़ें आई होप सो के फिंगर टिप्स से समझ आ जाएंगी। चलिए, चूजिंग अ सैम्पल हमने कैसे चूज़ करना है, ठीक है। हमने अपना रिसर्च मेथड देख लिया कि हमने भाई किस किस तरीके से डाटा कलेक्ट करना है, या हम कह सकते हैं कौन सा मेथड हमने चूज़ करना है, क्वांटिटी क्वाली। अब हमने सैम्पल उठाना है, ठीक है। सैम्पल कैसे उठाना है, सैम्पल की डेफिनेशन क्या है कि सैम्पल जो है वो हमारा जो लार्जर पॉपुलेशन है उसका एक पार्ट है, और वो पार्ट जो है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, करता हो, और उसको हम एज अ लार्जर ग्रुप के क्रॉस सेक्शन में उठाएंगे। कैसे समझते हैं, पॉपुलेशन एक जनरल टर्म हम यूज़ करें। पॉपुलेशन कोई भी चीज़ हो सकती है। इसकी घरेलू एग्जांपल हम ये लें कि जब हम कोई भी खाना बनाते हैं तो क्या हम वो पूरा सालन खा के चख के बताते हैं कि कैसा है, या हम उसमें से थोड़ा सा चम्मच में लेके टेस्ट करके बता देते हैं कि सालन का में नमक मिर्ची ठीक है या मीठा ठीक है इसमें। तो ये चीज़ क्या हुई, हमने सैंपल निकाला पॉपुलेशन से, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने चेक करना है कि किसी भी इलाके में गुर्बत के क्या सूरत हाल हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, जाके कुछ लोगों से पूछेंगे और वहाँ के हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि महंगाई के ये असरात हैं। या हमने मेल एंड फीमेल पे कोई भी टॉपिक पे रिसर्च करनी है कि भाई मर्दों पे क्या असरात हैं, औरतों पे क्या असरात हैं, ठीक है। तो हम उनमें से कुछ अपना जो हमने सैंपल है वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, और हमारा जो सैंपल होना चाहिए तो वो हमारा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सैंपल की एक डेफिनेशन है। आगे हम चलते हैं स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग की तरफ कि सैम्पलिंग की क्या स्टेजेस है। सबसे पहले पॉइंट है कि आपने अपनी टारगेट पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। आप मर्दों पे काम करना चाह रहे हो, आपका टॉपिक वुमेंस पे है, मेंस पे है, या रिलीजन पे आप काम कर रहे हैं, या हिंदू मुस्लिम का कोई टॉपिक आपने उठाया हुआ है, ठीक है। या आप बच्चों पे रिसर्च करना चाह रहे हो, या आप जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पे, या आप क्रिमिनल्स पे, जो चीज़ भी है, तो आपको अपनी टारगेट पॉपुलेशन बताना चाहिए कि आपने रिसर्च किस पे करनी है। देन आपने क्या करना है कि आपने ऑब्टेनिंग या प्रोड्यूसिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम का एक वर्ड है जिसका मतलब है सोर्स ऑफ डाटा, यानी आपका सोर्स ऑफ डाटा क्या है, कहाँ से आप ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप अगर औरतों के बारे में आपका रिसर्च है तो आप औरतों की मालूमात कहाँ से ले रहे हैं, किस इलाके में कितनी औरतें हैं, कौन
कौन सी हैं या उनके क्या क्या नाम हैं, या तो आप सेंसस जो रिसेंट सेंसस हुआ होगा आप वहाँ से उठाएंगे अपनी जाके इन्फॉर्मेशन, या आप इलेक्टोरल रजिस्टर्स देखेंगे। तो इसमें भी थोड़ा सा ड्रॉबैक ये आता है कि आप अगर सेंसस की तरफ जा रहे हैं और आपको 18 से 40 साल की उम्र की औरतों पर रिसर्च करनी है, तो जो 18 से 40 साल की उम्र की औरतें हैं, तो हो सकता है जो सेंसस में नाम जिनके आपको मिले मे भी उनमें से कोई ना कोई नो मोर एग्जिस्ट हो, या वो उस जगह से चला गया हो, या कुछ 18 से 40 साल की औरतों ने बीच में अपने आप को रजिस्टर ही ना करवाया हो, ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हो। तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज भी आ सकता है अगर आपसे पूछें, ठीक है, कि सैम्पलिंग फ्रेम का डिसएडवांटेज एडवांटेज, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सैम्पल जो है शुड हैव सेम प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हैविंग रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो प्रोपोर्शन आप उठाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आप हम हिंदू मुस्लिम की एग्जांपल ले लेते हैं कि हम इन पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि इनके बीच में जंग फसाद क्यों होती है इंडिया में। तो हम ये देखते हैं कि उस इलाके में 70% हिंदू हैं एंड 30% मुस्लिम्स हैं। तो हमने जो सैंपल उठाना है, हमारे सैंपल में भी जो आना चाहिए प्रोपोर्शन, वो 70 एंड 30 का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम 100% हिंदुओं को ही उठा लें या 100% मुस्लिम्स को ही उठा लें। तो प्रोपोर्शन और रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन का है वो हमारे सैंपल फ्रेम में आना चाहिए। फिर उसके बाद हमने जिस टॉपिक पे रिसर्च करनी है वो हमने क्या कर देना है, रिजल्ट जनरलाइज कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग है। आगे मूव्स करते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग का क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों की तरह तो नहीं पूछा जाएगा आपसे कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग बताएं, लेकिन क्रॉस में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, पहली टाइप है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है कि इसमें हर बंदे का इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं औरतों पे रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने कोई भी औरत मेरे उसमें रिसर्च में आ सकती है। मतलब मैं मेरे सामने हर पहली औरत जो आएगी मैं उसको ले लूँगी, दूसरी आएगी उसको भी लूँगी, तीसरी को भी ले लूँगी, चौथी को भी ले लूँगी। मतलब मुझे जितनी अमाउंट में औरतों से मालूमात चाहिए वो मैं उन लोगों से ले लूँगी। तो इसमें चांस है ना कि हर एक औरत मेरे उसमें आ जाए, मेरे रिसर्च के दायरे में अंदर आ सकती है, मतलब हर किसी का चांस है। इसमें इसका फ़ायदा ये कि लेस कॉस्टली है और टाइम भी कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। कोई पैसे तो नहीं लग रहे ना कि मुझे बंदा ढूंढ के निकालना है, या ना मेरा वक्त लग रहा है, बस ठीक है, जो बंदा आ रहा है जिस टॉपिक पे मेरा रिसर्च है मैं उसको सिंपली चूज़ करती जा रही हूँ, उससे अपनी रिसर्च से रिलेटेड जो भी है मेरा इन्फॉर्मेशन डाटा मैं उनसे कलेक्ट कर रही हूँ। तो ये हमारी है रैंडम सैम्पलिंग। देन इसके बाद हमारी आती है सिस्टमिक सैम्पलिंग, ठीक है। सिस्टमिक सैम्पलिंग में हम एक सिस्टम बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि मैंने हर 10वां या 20वां बंदा सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं गई हूँ, मैंने सेंसस से जाकर लिस्ट उठा ली, ठीक है, कि इस इलाके में मुझे औरतों की लिस्ट दे दें, वोटिंग लिस्ट दे दें। उनमें से मैं कहती हूँ मैंने हर 10वीं 20वीं उठानी है, औरत को मैंने पिक करना है, मैं पिक करती जा रही हूँ। या मैं कहती हूँ हर दूसरी तीसरी को, या मैं कहती हूँ हर 5वीं को उठाना है। मतलब मैंने एक सिस्टम के तहत एक बना लिया कि मुझे इस तरह उठाना है। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है सेलेक्ट करने का। ये दोनों टेक्निक्स जो हैं वो लॉ ऑफ एवरेजेस पे रिलाई करती हैं। यानी इसमें ये है कि आपका सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव आ ही जाता है। जैसे कि हमने कहा हमारा सैंपल रेलेवेंट होना चाहिए, लार्जर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो जब हम सिस्टमैटिक या रैंडम करते हैं तो इसमें हमारा जो सैंपल बनता है वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है कि आपने जो सैंपल फ्रेम बनाया उसको आपने क्या किया, आपने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। मतलब आपने एक इलाका चूज़ किया, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या इंडिपेंडेंस है औरतों की और मर्दों की, इनमें कितनी इक्वालिटी है, ठीक है। तो आपने एक माइंड सेट कर लिया कि भाई मेरा जो सैंपल फ्रेम होना चाहिए उनमें इस इलाके में इतने % जो है वो मर्द हैं और इतनी औरतें हैं। तो आपने वहीं पे डिवीज़न कर दी कि यहाँ से 70% मैंने मर्द उठाना है, 30% मैंने औरतें उठानी है, या 40% या 50-50 का क्राइटेरिया आपने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ताकि और चीज़ को इंश्योर किया कि जो इस इलाके में तादाद है मर्दों औरतों की वो इतनी, मिसाल के तौर पर उस इलाके में रेशियो आ रही है 60% मेल्स हैं, 40% फीमेल हैं। तो आपने इनको जब डिवाइड करना है तो आपके पास उस ग्रुप में 60% मेल ही आना चाहिए एंड 40% फीमेल ही आना चाहिए। और डिवीज़न जो है वो आपकी बेस करती है वेरिएबल पे कि जो रिसर्चर कंट्रोल करना चाह रहा है, ठीक है। यानी वो वुमेंस पे कर रहा है, उसका वेरिएबल क्या है, किस टॉपिक पे करना चाह रहा है, ठीक है, या हिंदू मुस्लिम पे कर रहा है, जिस पे भी कर रहा है वो उस वेरिएबल को ताकि कंट्रोल कर सके। तो ये क्या हुआ, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है।
कोटा सैम्पलिंग क्या है? कोटा सैम्पलिंग जो है ये आप एक कोटा बना लेते हो, ठीक है, कि पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कि आपने इसमें लोगों को सेलेक्ट करना है, एंड देन जब वो चीज़ पूरी हो जाए उसके बाद आपने कोई भी रिस्पांस कलेक्ट नहीं करना। इसकी एग्जांपल, आसान एग्जांपल हम सीएसएस में ले लेते हैं। आपका सीएसएस हो गया, आपका रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, तो आपके कोटे बने होते हैं ना कि जम्मू कश्मीर वालों के इतने हैं, पंजाब वालों की इतनी सीटें हैं, NWFP वालों की इतनी हैं। तो जब वो सीटें पूरी होती जाती हैं इस्लामाबाद, लाहौर में, वो पूरी होती जाती हैं, तो क्या उसके बाद अगर उनको आते भी हों तो वो नहीं ले रहे होते, ठीक है, क्योंकि उनका कोटा पूरा हो गया है। इसी तरीके से ये एक क्विकर तरीका है और चीपर तरीका है जिससे आप सैम्पलिंग फ्रेम बना सकते हो, और इसमें हर बंदे का चांस नहीं है सेलेक्ट होने का, ठीक है। हो सकता है कि मिसाल के तौर पर मुझे जितनी फीमेल्स चाहिए हो तो वो मेरी सेलेक्ट हो जाएं, तो जो हो गई, जो बाकी रह गए तो उनका चांस तो नहीं रहा ना सिलेक्शन का, तो इसमें हर बंदा सेलेक्ट नहीं हो सकता, और माइनॉरिटी का कोटा फिल करना थोड़ा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर हम किसी पाकिस्तान में रिलीजन पे करते हैं सर्च, ठीक है, रिसर्च का टॉपिक है हमारा रिलीजन, ठीक है, पाकिस्तान में कितने रिलीजन हैं, इनके फॉलोअर्स के क्या क्या बिलीव्स हैं, हमने इस्लाम वाले ढूंढ लिए, हमने हिंदू वाले भी ढूंढ लिए, क्रिश्चियनिटी वाले भी ढूंढ लिए, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसे लोग भी ढूंढने जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ ना रखते हो, ठीक है, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते, ठीक है, कम्युनिस्ट हैं, तो उनका ढूंढना जब हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, हमें कोई बंदा ही नहीं मिल रहा होगा कि इस कोटे को फिल करें, तो जब हम माइनॉरिटी के लिए कोटा वाला सैम्पलिंग करते हैं वो थोड़ी मुश्किल हमें हो जाती है फिर उसको फिल करने के लिए। तो ये थी कोटा सैम्पलिंग। देन नेक्स्ट इज़ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये बहुत मज़े की भी है, इंपॉर्टेंट भी है। मल्टी स्टेज सैम्पल का मतलब क्या है? सैम्पल्स फ्रॉम सैम्पल। जब पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर हम सैम्पल से भी सैम्पल उठाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने अगर चेक करना है कि भाई पंजाब में, हम लाहौर की एग्जांपल लेते हैं कि लाहौर में कौन सा जो हमारी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो जीतेगी, ठीक है। अगर हम इंफॉर्मेशन लेने चाह रहे हैं पीटीआई के बारे में, तो पीटीआई के कितने हलके हैं, तो क्या हम वहाँ के हलकों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि यहाँ इसकी कौन सी पार्टी स्ट्रांग है, इसके क्या हालात है, क्या हर हलके में जाके हर बंदे से पूछेंगे? नहीं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि 500 हलके हैं, ठीक है, तो हम 500 हलकों में से शॉर्ट लिस्ट करेंगे 50 हलके, ठीक है। उन 50 में भी जाके हम हर बंदे से नहीं पूछेंगे, बल्कि हम कुछ लोगों से पूछ के अपना एक जनरलाइज कर देंगे रिजल्ट कि यहाँ पे इस हलकों में ये वाली पार्टी स्ट्रांग जा रही है। इसकी एग्जांपल में ओपिनियन पोल्स हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास पॉपुलेशन लार्ज होती है तो फिर हम सैंपल से भी सैंपल निकाल के अपनी रिसर्च करते हैं, तो इसको क्या है? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्नो बॉलिंग सैम्पलिंग, ठीक है। अच्छा, स्नो बॉलिंग सैम्पलिंग में आप अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको कोई कंपनी फ़ोन करती है, ठीक है, कि भाई हम जो हैं प्रॉपर्टी कंपनी से बात कर रहे हैं और हमारे पास बहुत अच्छा पैकेज है, आप हमारे से आएँ, हमारे साथ इन्वेस्ट करें, हम आपको मंथली इतना पैकेज प्रोवाइड करेंगे, देन इतने अरसे में आपको आपके प्लाट भी मिल जाएगा, ये वो अपनी सारी बताए। आप कहते भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। वो आपको कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप मुझे किसी ऐसे बंदे का बता सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हो, तो आपको वहाँ से लिंक मिल जाए। तो इससे क्या किया आपने कि आपने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट को यूज़ किया और उनसे मज़ीद अपने काम के बंदे ढूंढ लिए, ठीक है, सैम्पल्स निकाल लिए। तो इसको स्नोबॉलिंग कहते हैं। क्रिमिनल्स ब्रिंगिंग देयर फ्रेंड्स, यानी आप किसी क्रिमिनल्स के का इंटरव्यू लेते हो, वो आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में भी बता देता है कि भाई ठीक है, आप उनसे कहते हो कि आपका डाटा लीक नहीं होगा, मुझे सिर्फ अपने रिसर्च के लिए बताया, वो आपको और क्रिमिनल से भी मिला देंगे, उनकी भी आपको इंटरव्यू वगैरह मिल जाएंगे। तो ये स्नोबॉलिंग सैम्पलिंग होती है। ये स्पेसिफिक टाइप की सैम्पलिंग है, स्पेसिफिक टॉपिक पे की जाती है और ये तब इस्तेमाल की जाती है जब बाकी टेक्निक्स आपकी काम नहीं करती। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वॉलंटियर सैम्पलिंग। वॉलंटियर सैम्पलिंग बेस्ट सैम्पलिंग है, ठीक है, और मोस्टली रिसर्चर्स कहते हैं कि आप वॉलंटियर सैम्पलिंग करें, दैट इज़ बेस्ट, ठीक है। जो सैम्पलिंग टेक्निक है इसमें वो ये यूज़ होती है कि बंदे खुद वॉलंटरीली आते हैं, ठीक है। आप कह देते हो, आप एक सर्वे दे देते हो, ऑनलाइन देते हो या कहीं पे भी कि भाई मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, तो जो बंदे इस पे इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। तो या आप क्वेश्चन दे देते हो या उनका इंटरव्यू शेड्यूल कर देते हो, तो इसमें वॉलंटरी लोग आते हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड जिनका ताल्लुक हो और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये वॉलंटियर सैम्पलिंग है। नेक्स्ट है नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। इसमें हर बंदे का चांस नहीं होता सिलेक्शन का, ठीक है।
नेक्स्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है ये इजीली एक्सेसिबल है और अवेलेबल है रिसर्चर को। यानी रिसर्चर का क्या है कि जो भी बंदा उसको मिला उसने उससे अपना इंफॉर्मेशन ले लिया एंड उस पर रिसर्च कर ली। तो यानी आपके जौन सी लोग आपके करीब हैं, इस एग्ज़ाम्पल आप ये ले लें कि आप पता करना चाह रहे हैं कि वो एग्ज़ाम्पल है कि महंगाई का क्या असर है, ठीक है। वहाँ पे आप बैठे होते हैं मॉल में किसी एक कॉफ़ी शॉप पे, आप कहते हो कि इस कॉफ़ी शॉप पे जितने भी लोग आएंगे मैं उनसे इंटरव्यू ले लूँगा, ठीक है। तो अब जितने लोग वहाँ आ रहे हैं, आप सिर्फ आपका जो पॉपुलेशन है वही है, आपको वहीं से सिर्फ डाटा मिला, तो इसमें एक तो हर बंदे का चांस नहीं है कि इसमें सेलेक्ट हो सके, और दूसरा ये रिसर्चर के लिए कन्वीनियंट था कि बस वो वहाँ बैठा हुआ तो जो बंदे आ रहे थे उनसे वो इन्फॉर्मेशन लेता जा रहा था। तो ये हमारी थी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। कार्ल पॉपर का आइडिया समझ लेते हैं। कार्ल पॉपर कहते हैं कि जो रिसर्चर है उसको ट्राई करना चाहिए कि वो अपनी थ्योरी को फॉल्सिफाई करे, यानी वो इन्फॉर्मेशन ना देखे कि जो उसकी थ्योरी के हक में है, वो इन्फॉर्मेशन देखे जो उसकी थ्योरी को फॉल्सिफाई करें, ताकि वो अपनी थ्योरी को मज़ीद बेहतर बनाए और ताकि उसकी थ्योरी इवॉल्व हो। जब वो थ्योरी इवॉल्व होगी तो फिर उसकी थ्योरी के रिजेक्शन का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। और हमारे पास हर्बर्ट ब्लूमर है। हर्बर्ट ब्लूमर कहते हैं कि आपको अगर स्टडी करनी है किसी भी टॉपिक का तो बेस्ट है कि आप इन्फॉर्म मेंबर्स, ठीक है, सोशल ग्रुप के जो आपके मेंबर्स हैं आप उनको इन्फॉर्म करो, यानी वॉलंटियर सैम्पलिंग की जो हमने बात की कि वो आप करो बजाय इसके कि आप क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ग्रुप करें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू है, हम आगे वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हमने दो टेक्निक्स पढ़ी हैं, एक तो प्राइमरी सोर्सेज, देन उसके आगे हमने सैम्पल को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम केस स्टडी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।